उधर राकेश को रह रह के ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर श्याम ने ऐसा क्यों कहा। और दूसरी तरफ रामू और राजीव घर के दालान में बैठकर अपनी पुरानी यादों में डूबे हुए थे। तभी रामू देखता है कि राजीव बहुत ज्यादा भावुक हो चुका था और उसकी आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। वह राजीव को समझाते हुए बोलता है, राजीव, मैं समझ सकता हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वास्तविकता से तो मुंह नहीं छुपाया जा सकता ना। जो हो गया उसको तो हमें स्वीकार करना ही होगा। मैं समझता हूँ रामू, लेकिन क्या करूँ, कहीं हद तक तो मैं वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज फिर अपना घर देख के रहा नहीं गया। मेरी छोटी सी गलती ने हम लोगों को घर से बेघर कर दिया। तुमने तो मुझे काफी समझाया था, लेकिन न जाने वो क्या मनहूस घड़ी थी कि मैं वो। राजीव इसके आगे बोलता, उसे पहले ही रामू उसे चुप कराते हुए बोलता है, यार राजीव, मेहरबानी करके अब वो बात याद न कर। तुझे पता है वो दिन से लेकर आज का दिन है, उस घर के आसपास आज भी शाम के बाद कोई इंसान तो क्या एक परिंदा भी पर नहीं मारता। न जाने कितने लोग वहां से ऐसे गायब हुए हैं जिनका आज तक कुछ नहीं पता चला। कुछ लोगों ने बताया कि जब वो दिन में भी उस इलाके से निकलते हैं तो लगातार किसी के हंसने की, कभी रोने की आवाज आती रहती है। तेरे घर के आसपास के जितने भी लोग थे, कुछ तो गांव छोड़ गए और कुछ क्या रामू? राजीव आश्चर्य से, और कुछ दुनिया? रामू बेहद दबी आवाज में कहता है। रामू की बात सुनकर राजीव अपने आप को ही इन सब घटनाओं का दोष देने लगता है। रामू फिर उसे समझते हुए कहता है, यार ये तू भी जानता है और हम सब भी कि तूने जो किया बिल्कुल अनजाने में ही किया, और तेरी तो मंशा अच्छी ही थी ना, लेकिन किसने ऐसा सोचा था कि ये सब होगा। हाँ यार, कितना खुश परिवार था मेरा, माँ, बाबूजी, प्रीति, हम कितनी खुशी से रह रहे थे। हाँ, पैसे जो आज मेरे पास है वो जरूर कम थे, लेकिन जो सुकून मुझे उस वक्त था वो कितना ही वक्त हुआ, मुझे आज तक हासिल नहीं हुआ। वैसे तो वहां सब कुछ है, दोनों बच्चों के साथ और परिवार के साथ खुश तो हूं, लेकिन वो बात जो तब थी अब नहीं है। राजीव अपने आप को बेहद बेबस महसूस करता है। उधर राकेश को महसूस होने लगता है कि ऐसा कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, और वो ठान लेता है कि राज कुछ भी हो वो उसका पता लगा ही लेगा। सुबह का वक्त, सुबह 6 बजे ही रामू, सीमा, श्याम, प्रीति और राजीव उठ जाते हैं, क्योंकि गांव में रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की एक अच्छी आदत होती है। और राजीव को भी इतना वक्त हो गया था शहर में, लेकिन उसकी ये आदत नहीं बदली थी। उधर राकेश और उसके सारे दोस्त, जिनकी सुबह ही 10 बजे से पहले नहीं होती थी, वो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। राजीव श्याम से कहता है कि वो जाकर सभी को उठा दे, जिससे वो लोग भी जल्दी उठकर गांव की ताज़ा हवा का आनंद ले सके। श्याम जाकर उन लोगों को उठाता है। दिनेश बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी आंखों को खोलता हुआ टाइम देखता है। घड़ी में 6 बजे देखकर श्याम से कहता है, भाई ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी रात गए तुम्हें उठाना पड़ रहा है? दिनेश की बात सुनकर श्याम बोलता है, भाई आप किस दुनिया में हो, हम लोगों का तो आधा दिन निकल आया है, जल्दी उठो। वहां माँ ने आज नाश्ते में सभी के लिए आलू के पराठे बनाना शुरू भी कर दिए हैं। आलू के पराठे का नाम सुनते ही वह दिनेश, जिसकी आंख अभी खुल ही नहीं रही थी, वो एकदम उठकर बैठ जाता है और मुंह में पानी लिए तेजी से कहता है, वाह, आलू के पराठे! यार श्याम, ये कोई वक्त है जगाने का? कम से कम आधा घंटा पहले उठाना था तो नहाकर कम से कम नाश्ते के लिए बैठ जाते। उधर बेचारी आंटियां कितनी परेशान हो रही होंगी। दिनेश की बातें सुन श्याम आश्चर्यचकित रहने के अलावा कर भी क्या सकता था। दिनेश सभी को जल्दी जल्दी उठाता है। दिनेश के भारी भारी 2.5 किलो के हाथ कभी किसी के गाल पर पड़ते और कभी किसी के पीठ पर। इन वारों को झेलना कहाँ किसी के बस की बात थी। सभी ने लगातार होते हुए वारों को झेलने से अच्छा उठना समझा। श्याम ये सब देखे जा रहा था। जो काम वो पिछले 20 मिनट में नहीं कर पाया था, वो दिनेश ने कुछ सेकंड में कर दिया था, या आलू के पराठों ने करा दिया था। सभी जल्द ही फ्रेश होकर नीचे आंगन में आते हैं, जहां राजीव और सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे हुए होते हैं। ये सब भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। आलू के साथ कई मसालों के बने हुए पराठों ने तो जैसे सभी की भूख को दुगना कर दिया था। सभी पेट भर के पराठे खाते हैं। नाश्ते के बाद श्याम, जिसे पास के गांव में कुछ काम था, वो निकल जाता है।
इधर राकेश और उसके सभी दोस्त आसपास के एरिया घूमने के लिए राजीव से इजाजत लेते हैं। ज्यादा दूर न जाने की राजीव की सलाह पर सभी घूमने के लिए निकल जाते हैं। गर्मी बहुत थी। थोड़ा दूर चलने के बाद ही सभी की हालत पस्त हो गई थी। दिनेश तो थक कर रास्ते में ही बैठ जाता है। साथ ही गर्मी की वजह से सभी प्यास के मारे भी हालत खराब थी। कुछ दूर चलने के बाद ही उन्हें एक दुकान मिलती है। वहां से वो लोग पानी की बोतल भी ले लेते हैं। सभी लोग पानी पीकर और कुछ देर रेस्ट करने के बाद आगे निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक फकीर के वेश में आदमी मिलता है, जिसकी उम्र काफी लग रही थी और वो रास्ते के ही एक कोने पर एक पत्थर पर बैठा हुआ था। उसकी हालत देख के लगता है कि वो कुछ थक चुका है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, बाबा क्या हुआ है आपको, कोई दिक्कत या परेशानी? जवाब में फकीर नुमा बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं बेटा, परेशानी तो कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा उम्र का तकाजा है तो थकान ज्यादा हो गई। रास्ते से कुछ पानी भी लाया था, वो खत्म हो गया है। थोड़ी प्यास भी लगी है। ये सुनकर राकेश अपने पास में रखी बोतल उस बूढ़े व्यक्ति को देकर बोलता है, बाबा आप ये पी लीजिए। फकीर उस बोतल में से कुछ पानी पीकर बोतल वापस करता है। तब राकेश बोलता है, नहीं बाबा जी, आप ये बोतल रख लीजिए, रास्ते में काम आएगा। बूढ़ा फकीर खुश होते हुए राकेश से बोलता है, बेटा तुम्हारा दिल बहुत साफ है, कोई भी गंदी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, इसके लिए मना नहीं करना। ये कहते हुए वो अपने हाथ में से एक अंगूठी निकालकर राकेश के हाथ में पहना देते हैं। अंगूठी पहनकर राकेश को ऐसा महसूस होता है मानो एक अजीब सी शक्ति को अपने अंदर महसूस करता है। आगे बूढ़े फकीर बोलते हैं, बेटा याद रखना, ये अंगूठी तुम्हें जरूर कभी ना कभी काम आएगी। इसे अपने से दूर कभी नहीं करना। और हाँ, बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है, बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। ये बोलकर बाबा निकलने को होते हैं। बाबा ने क्या बोला और वो किस मंजिल की बात कर रहे थे? राकेश और सभी दोस्त इसी कश्मकश में थे और छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रवि की नजर पीछे पड़ती है तो देखता है कि पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। वो सभी को इस बारे में बोलता है। सभी हैरान रह जाते हैं, पीछे दूर दूर तक सच में कोई नहीं था। दिनेश बोलता है, आखिर बाबा इतनी जल्दी कहाँ गए? ये सभी कश्मकश के बीच राकेश सभी से बोलता है, आज के लिए इतना काफी है, कल थोड़ा और आगे तक चलेंगे। और सभी लोग घर को वापस निकल लेते हैं। पूरे रास्ते वो लोग उस बाबा को भी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को वो बाबा कहीं नहीं दिखते। सभी लोग घर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी सभी के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि आखिर वो बाबा कहाँ गए। राकेश तो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो बाबा किस मंजिल की बात कर रहे थे और ये अंगूठी मेरे किस तरह से काम आएगी। अंगूठी को देखते हुए वो ये सब बातें सोचने लगता है। आखिर क्या हो सकती है राकेश की मंजिल? वो अंगूठी किस तरह से राकेश की मदद कर सकती थी? ये सभी रहस्यों से पर्दा आगे क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।